हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम ऐसे 2023 का ऐसे जो शुरू किया था उसी सीरीज में 2023 के ऐसे की सीरीज शुरू करी थी। उसमें हमने खंड ए के पूरे 4 ऐसेज और खंड बी का सेक्शन बी का 5वां ऐसे लिख लिया था, समझ लिया था कि कैसे 5वें ऐसे को समझा जाए। आज इस सीरीज में छठा लेक्चर है और छठा ऐसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं सेक्शन बी में छठा लेक्चर कौन सा है, सिक्स्थ लेक्चर कौन सा है। ये चारों हमने कर लिए हैं सीरीज में। आके आप YouTube मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट है ऐसे लेक्चर सीरीज में। ऐसे लेक्चर सीरीज में ये चारों आपको मिल जाएंगे। 5वां भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले 5वें लेक्चर में। आज सिक्स्थ लेक्चर है और इसमें सिक्स्थ टॉपिक को कवर करेंगे। गणित ज्ञान का संगीत है। मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। ये देखने में ही इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है, थीम लग रहा है, 99% लोग इसको छोड़ दें। मतलब कोई बहुत ही रेयर केस में इस ऐसे को लिखने की कोशिश कर पाएगा, क्योंकि गणित एक अलग तरह की सब्जेक्ट है और संगीत एक अलग तरह की सब्जेक्ट। उन दोनों को इसने मिलाने की कोशिश करी है। गणित ज्ञान का संगीत है, इस बात को स्टेब्लिश करना है। ये कौन सी थीम है? मैथमेटिक्स इज म्यूजिक फॉर रीजन। म्यूजिक ऑफ रीजन। यहां देखिए ये दिक्कत होती है, यहां टर्म है रीजन। मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन और यहां है ज्ञान। ज्ञान के लिए एक टर्म और यूज होता है नॉलेज। तो जब भी कभी ऐसी दिक्कत आए तो इंग्लिश वाला टर्म ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन यूपीएससी इंग्लिश में बनाता है, उसका ट्रांसलेशन वर्जन हिंदी में होता है। तो क्या सही सेंस आएगा वो इंग्लिश वाले टॉपिक से ही आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपन को कि जब हम किसी थीम को पढ़ें या किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसके इंग्लिश वर्जन से उसका एसेंस समझने की कोशिश करें इंस्टीड ऑफ हिंदी वाला वर्जन। ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। अब इसे देखते हैं क्या पता चल रहा है। वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। मतलब ये कैसी थीम है? एक असर्टिव थीम है। कैसी थीम है? एक असर्टिव थीम है। और अगर कोई थीम असर्टिव होती है तो क्या निश्चित हो जाता है कि इसमें एक थीसिस होगी और एक एंटीथीसिस होगी। ये श्योर हो गए आप? असर्टिव स्टेटमेंट में, असर्टिव थीम में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों लिखना होता है, तभी हमारा ऐसे कैसा आता है, तभी हमारा ऐसे क्या बनता है? बैलेंस्ड ऐसे बनता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे बनता है। तो मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। अपन को इस पे ऐसे लिखना है। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। अब आपको ये देखना है इंट्रो में, इंट्रो की खासियत क्या होती है कि इंट्रो मस्ट आउटलाइन द कोर एसेंस, कोर आइडिया ऑफ द थीम। तो इसका कोर आइडिया क्या है? जो मैथमेटिक्स है वो म्यूजिक है किसका? रीजन का। ये वाली बात आपको अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में आउटलाइन करनी पड़ेगी। तो अब इसको कैसे आउटलाइन करेंगे?
म्यूजिक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और मैथ्स यहां है रीजन। मैथ्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। तो मैथ्स करता क्या है, रीजन के साथ संगीत बजाता है। मैथ्स एक तरह का म्यूजिक है रीजन का। तो जहां जहां रीजन होगा मैथमेटिक्स वहां नाचेगा, गाएगा, खेलेगा। ये बात हमको अपने इंट्रोडक्शन में स्टेब्लिश करनी है। ये थीम बहुत डिफिकल्ट है, सोचना भी मुश्किल पड़ जाएगा लोगों को कि कैसे लिंक करें मैथमेटिक्स म्यूजिक है रीजन का। कई तरीके हैं, क्वेश्चन मार्क से शुरू कर सकते हो। एक तरीका ये है कि मैथमेटिक्स से क्या समझते हैं, म्यूजिक से क्या समझते हैं, रीजन से क्या समझते हैं। स्टोरी। अब यहां स्टोरी वाला कहानी, स्टोरी वाला तरीका बहुत मुश्किल है। कैसे एक स्टोरी बनाओगे जिसमें यह सिद्ध कर पाओ कि मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन, तो बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यहां ये डिफिकल्ट हो गया। अब तक मैं कहता था स्टोरी, जो स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है बेस्ट होता है, लेकिन कुछ थीम्स में, जैसे ये थीम आ गई, इस थीम में अपन देख रहे हैं कि बहुत स्कोप स्टोरी का नहीं मिल रहा है। मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन, अब इसमें क्या स्टोरी लगाएगा कोई, मैं ही क्या लगाऊं। तो मुझे भी कोई स्टोरी इसमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, स्टोरी वाले तरीके को अवॉइड करूंगा। तीसरा क्या आता है, रिपोर्ट्स या फैक्ट्स। तो वो यहां भी नहीं लगेगी, रिपोर्ट्स और फैक्ट बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगा पाओगे आप। फिर चौथा तरीका क्या था, कोट्स। तो कोट्स की तो मैं ऑलरेडी मना करता हूं कि इसको यूज कम से कम करें या ना करें। तो कोट्स भी नहीं है, रिपोर्ट्स भी नहीं है, मैथमेटिक्स में स्टोरी भी नहीं है। अब एक तरीका बचता है, वो क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग से आपको इंट्रोडक्शन करना है, तो पूछिए आप, मैथमेटिक्स क्या है। फिर पूछिए आप, म्यूजिक क्या है। फिर पूछिए आप, रीजन बताओ, आप रीजन क्या है। फिर पूछना अगला क्वेश्चन, हाउ मैथ्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन। पहले पूछ लिया, फिर पूछना है, इज इट ऑलवेज ट्रू। इससे पहले पूछ लो वाई सो, ऐसा है अगर मैथ्स म्यूजिक है रीजन का, तो वाई ऐसा है क्यों। फिर पूछना इज इट ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज ट्रू। नहीं, मान लो अगर है तो वाई। अगर आपने बोला हाँ तो उसका वाई क्यों है ऑलवेज ट्रू, अगर नहीं है तो उसका भी वाई कैसा क्यों नहीं है। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से आप इंट्रोडक्शन की बात को कह दीजिए। अब आपने बता दिया 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में ये बात करके कि मैं इस ऐसे को लिखूंगा, तो इन क्वेश्चंस पर इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं है तो व्हाट शुड बी द वे आउट। जहां मैथमेटिक्स म्यूजिक नहीं है रीजन का, वहां क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है। ये हो गया अपने इंट्रोडक्शन का क्वेश्चनिंग तरीका। क्वेश्चनिंग से आप इंट्रोडक्शन इसका कर सकते हो। अब आप आओगे बॉडी पर। बॉडी में सबसे बॉडी आप
ऐसे की बॉडी डिस्कस करोगे। पहला बात थीसिस। अब आपने जितने क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में किए थे उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है। जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे इंट्रोडक्शन में, हमने क्या किए थे, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक्सप्लोर करना है डिटेल में। एक्सप्लोर करो डिटेल में। जैसे व्हाट इज मैथमेटिक्स, फिर आप बताओगे मैथमेटिक्स ये है ना। फिर मैथमेटिक्स बताने के बाद बताओगे कि इंपॉर्टेंस बताओगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आप उसकी एप्लीकेबिलिटी बताओगे हर फील्ड में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब में। इंपॉर्टेंस बता दिया, मैथमेटिक्स बताया क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, फिर उसकी लिमिटेशन भी बताओ हल्के से में। अब अगला क्वेश्चन क्या था, म्यूजिक क्या है। म्यूजिक क्या है, व्हाट, म्यूजिक चाहिए क्यों, व्हाई। ठीक है। फिर आओगे आप रीजन पर। रीजन इज व्हाट, इंपॉर्टेंस बताओगे, और प्री रिक्विजिट्स। रीजन अगर लगाना है कहीं तो उसकी प्री रिक्विजिट्स भी तो होंगे। ये तीन चीजें यहां करोगे। अब आओगे कनेक्शन पर, मैथमेटिक्स म्यूजिक ऑफ रीजन, इसको स्टेब्लिश करोगे आप। जो मैथमेटिक्स है कैसे रीजन का म्यूजिक है, तो म्यूजिक के कुछ कंपोनेंट्स यहां बता देना आप। उन कंपोनेंट्स की मदद से ही आप यहां स्टेब्लिश कर पाओगे कि म्यूजिक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहां स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कैसे मैथमेटिक्स रीजन के बेस पर नाश्ता खाता है। मतलब मैथमेटिक्स इतना एनरिच सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि रीजन उसमें बहुत ज्यादा है। अब हर आप जितनी मैथमेटिक्स का नॉलेज हो आपको, योग से बहुत सिंपल फॉर्मूले से चलना है, एडिशन का फॉर्मूला, सबट्रैक्शन का फॉर्मूला। अब यहां डिपेंड करेगा कि मैथमेटिक्स में आपकी कितनी पकड़ है। भूल तो नहीं गए एडिशन, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, बहुत सिंपली चलना है, बस एस्टेब्लिश करना है। बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, मैट्रिक्स आ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपली आपको एस्टेब्लिश करना है, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे कंसेप्ट से। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, आप एक एक दो एग्जांपल से बताओगे हर केस में। यहां रीजन कैसे लगता है, यहां रीजन कैसे लगता है, यहां रीजन कैसे लगता है, यहां रीजन कैसे लगता है। आप जितना एक्सपेंड कर पाओ, HCM, LCM, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, डिवाइडिंग रूल, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब में रीजन कैसे काम करता है, कैसे सब्जेक्ट का रीजन के बेस पे एक्सपेंशन हुआ। फिर ये हो गई न्यूमेरेसी, सिंपल न्यूमेरेसी। अब आप आ जाओ जो वो क्षेत्रमिति वाला जाता है, यहाँ एरिया कैलकुलेशन जहां करते हैं, वॉल्यूम जहां कैलकुलेट करते हैं, उनमें देखो कैसे रीजन लगता है। आपको उदाहरण देके समझाना पड़ेगा, है ना। डिफरेंट शेप्स का, ट्राइंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का और हेक्सागोन का। ठीक है।
इन सब का एरिया, ऐसे वॉल्यूम, वॉल्यूम किस किस का, कोन का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फेयर का, या सर्कल भी हो सकता है। इन सब के बताओगे कि कैसे सर्कल के एरिया में रीजन काम करता है। इसीलिए हमने पहले ये वाली चीजें नहीं लिखी, हमने सबसे पहले क्या कहां से तक किया था, सब एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबसे पहले यहीं से शुरू किया था, ताकि इनके मदद से हम ये स्टेब्लिश कर पाए। अगर आप यहां से शुरू कर दोगे तो क्रोनोलॉजी खत्म हो जाएगी, क्रोनोलॉजी खत्म हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर इक्वेशंस आ जाएंगी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी कोई इक्वेशन। फिर आप हायर ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ। मतलब हर जगह तुम्हें यह सिद्ध करना है कि रीजन कैसे काम आ रहा है मैथमेटिक्स में। मतलब मैथमेटिक्स की हर कैलकुलेशन, हर सॉल्यूशन रीजन से निकल के आता है कि उसमें कोई हाइपोथेसिस, कोई मनगढ़ंत बात, कोई रूढ़िवादिता नहीं होती। तो ट्रिग्नोमेट्री हुई, हर जगह कैसे रीजन से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यही एस्टेब्लिश करना है पूरे ऐसे भर में, ठीक, थीसिस वाले पार्ट में। ठीक है, और जो भी आपको लगता है जिस टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं, वो सारे टॉपिक भिन्न जिसे बोलते हैं वो ले सकते हो, डेसिमल ले सकते हो, जितने टॉपिक आप कवर करना चाहते हो सब में। ठीक है, ये अपनी थीसिस का पार्ट हो गया। पूरी हर जगह हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि हर जगह, हर से जितनी भी मैथमेटिक्स की डोमेन है, उन हर जगह पे लॉजिक है, रीजन है। इसीलिए मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये बात हमने एस्टेब्लिश कर दी। अब वो एंटीथीसिस की बात आती है। तो एंटीथीसिस बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की लिमिटेशंस, यानी मैथमेटिक्स में जहां रीजन यूज नहीं होता है वहां वैसे डोमेन को आइडेंटिफाई कर पाना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में भी बहुत सी अजम्पशंस हैं, बहुत से अजम्पशंस हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में मान लो नंबर सिस्टम आया, मैथमेटिक्स में, तो किसी ने 0 को सबसे छोटा मान लिया और 1 को बड़ा मान लिया, तो यहां क्या है, ये किसी का अजम्पशन ही तो है, सोसाइटी का। तो ये भी सब्जेक्टिव ही है एक तरह से, बस इसका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया है। सब में कंसेंसस है कि 0 को 0 मानेंगे और 0 1 से छोटा होगा। ये कोई प्रूव नहीं हुआ है, ये कलेक्टिव कंसेंसस की बात ही तो है कि 0 ही 0 है। हो सकता था अगर वो कहने वाले बोलते कि 0 ऐसे लिखा जाता, तो आज हम 0 को ऐसे लिख रहे होते और 1 को ऐसे लिख रहे होते। ये तो हमें कैसे पता कि 0 ऐसे ही था, क्योंकि सोसाइटी ने डिसाइड किया ना कलेक्टिवली। तो हर सब्जेक्ट की तरह, हर चीज की तरह मैथमेटिक्स भी अजम्पशंस पर ही चलता है। आपने सॉल्यूशन करते समय मैनी टाइम्स आपने देखोगा एक्स का मान लिया, प्रूफ जहां जहां करने होते हैं, तो जितनी जगह प्रूव करने पड़ते हैं वहां एक्स का मान लेकर चलना पड़ता है। तो अजम्पशन वहां भी जरूरी होते हैं। बिना अजम्पशन के मैथमेटिक्स भी आगे नहीं बढ़ पाता है मैनी टाइम्स। ठीक है, इस तरह की बातें करके आप अपने इस थीम के एंटीथीसिस को लिख सकते हो। बाद में आता है कंक्लूजन।
तो आप बताएंगे कि मैथमेटिक्स एक हद तक क्या, ज्यादातर हद तक म्यूजिक ऑफ रीजन है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत अजम्पशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्योरली मैथमेटिक्स पूरी तरह से ही म्यूजिक पर आधारित है। तो इस तरह अपना ये ऐसे 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या, 7th टॉपिक? सेवंथ टॉपिक देखिए, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। A society that has more justice is a society that needs less charity. ये थीम कैसी है? जिस सोसाइटी में जस्टिस होगा उस सोसाइटी में नीड, चैरिटी की नीड क्या होगी? चैरिटी की नीड कम होगी। मतलब एक सोसाइटी ए है और एक सोसाइटी बी है, दूसरी सोसाइटी 1। अगर यहां जस्टिस ज्यादा है तो चैरिटी होगी कम, और यहां जस्टिस कम है तो यहां चैरिटी की जरूरत क्या होगी? ये एक तरह का असर्टिव स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से इस स्टेटमेंट का, थीसिस का, इसका कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जस्टिस और चैरिटी के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिश्ता है। मतलब जस्टिस और चैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। मतलब जहां जस्टिस होगा वहां चैरिटी की जरूरत कम पड़ेगी, और जहां जस्टिस नहीं होगा वहां चैरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ये बात इस थीम का एसेंस है। इसको हमको ऐसे के रूप में लिखना है। ये असर्टिव थीम है। साफ बोल रहा है ना कि जहां जस्टिस ज्यादा वहां चैरिटी की जरूरत कम, जहां जस्टिस कम वहां चैरिटी की जरूरत ज्यादा। तो ये क्या है? एक असर्टिव है। ये कहना चाह रहा है कि एस्टेब्लिश करना चाह रहा है ये हाँ ऐसा होता है। तो ये थीम कैसी है? असर्टिव। और जब भी कोई थीम असर्टिव होती है तो क्या होता है? उसका थीसिस और एंटीथीसिस दो लिखने पड़ेंगे, क्योंकि असर्टिव है तो थीसिस और एंटीथीसिस दोनों अपन को लिखने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के फिर वही 4 तरीके। क्वेश्चनिंग तरीका, स्टोरी बेस्ड तरीका, रिपोर्ट बेस्ड तरीका, कोर्ट बेस्ड तरीका। यहां जस्टिस में और चैरिटी में एक रिलेशन पूछा गया है, तो ना तो जस्टिस पे कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जस्टिस कितना है, और ना ही चैरिटी पर कोई ज्यादा हमारे पास कोई कलेक्शन डाटा है जिसको लिंक किया जा सके कि भाई उस समाज में जस्टिस ज्यादा है तो चैरिटी इतने लाख रुपए में कम होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसा कोई ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं है। तो रिपोर्ट और फैक्ट से इस बात का इंट्रोडक्शन करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस बात को प्रमाणित करने वाले बहुत कम डॉक्यूमेंट हमारे पास मिलेंगे कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जस्टिस बहुत ज्यादा है इसलिए वहां चैरिटी कम जरूरत पड़ रही है, और दूसरी सोसाइटी में जस्टिस बहुत कम है इसलिए चैरिटी, तो या तो चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन की संख्या हो या चैरिटी के अमाउंट की संख्या हो। तो कोई फैक्चुअल डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम रिपोर्ट को इंट्रोडक्शन का बेस नहीं बना सकते। कोर्ट को मैं खुद ही बना करता हूं कि कोर्ट में आपको थीम के हिसाब से एनालाइज कर पाओगे, ये बहुत पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और कोर्ट एग्जैक्टली
उस दिन उस एग्जाम हॉल प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में आप कोई पर्टिकुलर कोट याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, ये भी मुश्किल होता है। इसलिए यहां भी संभावना हमने खत्म कर दी। अब बचती हैं 2 संभावना, तो दोनों में से कोई चुन सकते हैं। यहां दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों में ही पॉसिबिलिटी खूब अच्छी है। क्वेश्चनिंग तरीके पे बात कर लेते पहले कि अगर इसके इंट्रोडक्शन को क्वेश्चनिंग वे में चले तो हम पूछ लेंगे कि सोसाइटी से क्या मतलब है, हम पूछ लेंगे कि जस्टिस से क्या मतलब है, जस्टिस से क्या मतलब है, जस्टिस से मतलब क्या है, जस्टिस को अफेक्ट करने वाले अफेक्टिंग फैक्टर क्या हैं, इन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फिर चैरिटी क्या है, और जस्टिस एंड चैरिटी में रिलेशन क्या है। इस तरह की बातें करके हम इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हैं कि हम इस ऐसे में किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। ये एक अच्छा तरीका मुझे लग रहा है इस थीम के लिए। हालांकि दूसरा रास्ता अपने पास है स्टोरी का। अब स्टोरी अगर इसमें बनानी है या एग्जैक्ट स्टोरी लानी है, फिर आपको यहां स्टेब्लिश करना पड़ेगा, फैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लो आप किसी सोसाइटी में जस्टिस मान रहे हो, तो वहां जस्टिस को क्वांटिफाई कैसे करोगे कि जस्टिस है, और दूसरा उसमें चैरिटी को कैसे क्वांटिफाई करोगे कि चैरिटी है या कम है, ज्यादा है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी में जस्टिस का फॉर्म चेंज है, जस्टिस और इनजस्टिस दोनों पाए जाते हैं। क्वांटिटी को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रिटेन में जस्टिस ज्यादा है इसलिए चैरिटी कम है, क्योंकि आपके पास फिर ये प्रूफ होना चाहिए कि ब्रिटेन में किस आधार पर कह रहे हो कि जस्टिस ज्यादा है। कोई रिपोर्ट है? चैरिटी कम है तो क्या कोई रिपोर्ट है? नहीं। तो यहां अपने पास क्या होगा, अपने पास एविडेंस नहीं होगा। तो इस केस में अपन के पास स्टोरी भी मुश्किल लग रही है, तो इसलिए हम एनालाइज करेंगे कि स्टोरी वाला तरीका भी अपन नहीं अपनाएंगे। इंपॉर्टेंट है, बना सकते हैं, लेकिन वही एविडेंस की बात है। एविडेंस नहीं है मेरे पास, मैं मना कर दूंगा भाई, मैं इसको स्टोरी बेस्ड तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो मेरे पास एकमात्र तरीका बच गया, वो है क्वेश्चनिंग का तरीका। ये एनालिसिस सीखना पड़ेगा हमको कि किस ऐसे की थीम में किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखें। तो ये मैं कोई प्री कंसेप्ट नोशन से नहीं जा सकता, पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकता कि भाई मैं तो ऐसे इंट्रोडक्शन लिख के आऊंगा। नहीं, लेट द थीम डिसाइड। थीम जो डिसाइड कर, मतलब थीम जो होगी वो बताएगी कि पर्टिकुलर ऐसे में किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए। कोई रट के नहीं जाना होना है कि भाई मैं तो क्वेश्चनिंग तरीके से बना के आऊंगा। नहीं, मैनी टाइम्स क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका होता है, मैनी टाइम्स स्टोरी तरीका होता है, मैनी टाइम्स जस्टिस जो फैक्ट एंड रिपोर्ट वाला अच्छा तरीका होता है। डिपेंड करता है, मान लो वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इनजस्टिस के खिलाफ आ जाए, दलितों के खिलाफ आ जाए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आ जाए, तो वहाँ हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। मीडिया पर सवाल आ जाए तो मीडिया प्रेस फ्रीडम पे सवाल, मतलब एक इंट्रोडक्शन आ जाए, एक थीम आ जाए, तो अपने पास रिपोर्ट्स हैं। जीडीपी पर कोई आ जाए, इकोनॉमी पर कोई आ जाए, तो वहाँ डेटा फैक्ट्स होते हैं, तो हम फैक्ट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास एकमात्र तरीका बचता है, बेहतर तरीका, वो है क्वेश्चनिंग तरीका। समझ पाए आप बात? अब चलते हैं, क्योंकि ये थीम कैसी थी, असर्टिव थीम थी। थीम कैसी है? असर्टिव। और जब थीम असर्टिव होती है तो क्या होता है, अपने पास एक होती है थीसिस और दूसरी क्या होती है, एंटीथीसिस। थीसिस का पार्ट रखते हैं हम पूरी बॉडी में 60 से 70% और एंटीथीसिस का पार्ट रखते हैं 30 से 40%। ये वाला पार्ट आपको इंटेलेक्चुअल बीइंग प्रोड्यूस करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये मैनिफेस्टेशन है इस बात का कि आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, आप सवाल उठा सकते हो और सही चीज, सही रास्ते, सही तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, अब थीसिस पे बात कर लेते हैं। थीसिस क्या है? सोसाइटी में जस्टिस अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब बता रहा है
कि चैरिटी कम होगी और सोसाइटी में जस्टिस कम है, तो ये दो पार्ट है थीसिस के ही हैं। चैरिटी की जरूरत क्या होगी, नीड ऑफ चैरिटी क्या होगी, ज्यादा। ये अपनी थीसिस, अपन को ये इस्टेब्लिश करना है डिफरेंट सोसाइटी के अनुसार, डिफरेंट सोसाइटीज के हिसाब से। तो जस्टिस, पहले तो हमने सवाल करना पड़ेगा कि जस्टिस है क्या। जो हमने सवाल किया था उसका उत्तर लिखेंगे, जस्टिस है क्या और इसके टाइप्स क्या है। अगर ये नहीं है, मतलब ये इसकी एब्सेंस है या कम है, तो क्यों, उसके कारण, अफेक्टिंग कारक हम बात कर रहे थे ना। तो अब यहां से जाने के बाद, ये बात करने के बाद कहानी शुरू होगी अपने थीसिस की। सोसाइटी में जस्टिस है कम, तो क्या है, चैरिटी की जरूरत है ज्यादा। तो अब इस बात को करो एस्टेब्लिश। अब आप डिफरेंट सोसाइटीज के उदाहरण लो कि जहां जहां जस्टिस कम है वहां चैरिटी की जरूरत ज्यादा है। अब देखो, जस्टिस जहां कम होगा, मान लो जेंडर जस्टिस ज्यादा हो, जेंडर जस्टिस किसी सोसाइटी में कम है, तो अब जेंडर जस्टिस कम है या है नहीं, और वहां अगर हम ये कहें कि वुमेन एम्पावरमेंट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, चैरिटी। अब इसका एग्जांपल ले लो, ज्यादातर केस में इंडियन एग्जांपल लोगे तो ज्यादा विजुअलाइज हो जाएगा। इंडिया लिया आपने, इंडिया में जेंडर जस्टिस का लेवल बताओ, जेंडर जस्टिस का रिपोर्ट्स के थ्रू बताओ कि स्टेटस क्या है। बहुत डिफरेंट ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई करने वाली कई रिपोर्ट्स हैं। एनसीआरबी का डाटा यूज कर सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हो। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर सकते हो। इन तरह की बातों से आप बताओगे कि इनजस्टिस है। अब इनजस्टिस है तो चैरिटी की जरूरत पड़ेगी, और चैरिटी का मतलब केवल लोग आपस में बांटे यही नहीं होता। फ्री सिलेंडर देना भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। आप जब चैरिटी की बात करोगे तो चैरिटी का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को 10 रुपए दे दिए तो चैरिटी है, कंबल बांट दिए चैरिटी है, लंगर लगा दिया चैरिटी है। नहीं भाई, चैरिटी की डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड रखना। चैरिटी की डेफिनेशन को क्या रखना है, ब्रॉड। क्या मतलब है कि विदाउट एनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कोई रिटर्न की नहीं है, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। यूनिडायमेंशनल, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज जो है वो केवल इकोनॉमिक रिसोर्स का मत समझना, किसी भी तरह का रिसोर्स। क्या रिसोर्स, थोड़ी सी थिंकिंग ब्रॉड करनी है। रिसोर्स में और इकोनॉमिक रिसोर्स में अंतर है ना। इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया जैसे प्रोड्यूस जो की जा सकती है चीजें, मनी, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जो भी चीज है, घर बरवा द्वार, टीवी कैमरा फ्रिज, जो भी है प्रोड्यूस, इकोनॉमिक, पैसा सब प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो रिसोर्स। एक मॉनेटरी रिसोर्स होता है ना, तो मॉनेटरी रिसोर्स यही नहीं इकोनॉमिक रिसोर्स।
और भी रिसोर्स होते हैं, जैसे हेल्प कर देना, ये भी एक तरह की चैरिटी है। आपने कुछ नहीं दिया, ना पैसा दिया, ना कोई सामान दिया, हेल्प कर दी, वो भी चैरिटी है। करने वाला, चैरिटी जिसने की वो इंडिविजुअल हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, सिविल सोसाइटी बोलते हैं इसे, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक, और पूरी गवर्नमेंट हो सकती है, और इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चैरिटी करने वाले कोई भी हो सकते हैं। चैरिटी की फॉर्म, जब चैरिटी की बात करोगे आप, चैरिटी की बात करोगे तो उसकी फॉर्म्स पर भी बात करनी पड़ेगी कि चैरिटी किसी भी फॉर्म में करी जा सकती है, मॉनेटरी फॉर्म में करी जा सकती है, और गुड्स के फॉर्म में की जा सकती है, सर्विस के फॉर्म में की जा सकती है, इनविजिबल फॉर्म में भी चैरिटी होती है। चैरिटी तुम्हें दिखे जरूरी नहीं है। कोई आदमी फ्री में लेक्चर दे रहा है आपको, सर्विस नहीं दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। सर्विस मतलब हो गया कि आपका एक आदमी आया और आपके कंप्यूटर को ठीक कर गया, तो फ्री की सर्विस है। लेकिन इनविजिबल चैरिटी का मतलब हो गया कोई आदमी, उद्देश्य नहीं है उसका किसी के इंडिविजुअल तक पहुंचना। जैसे आचार्य प्रशांत हैं, वो ज्ञान देते रहते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं, तो वो एक इनविजिबल चैरिटी कर रहे हैं सोसाइटी पर ज्ञान की। तो नॉलेज फॉर्म में हो सकती है, इनविजिबल फॉर्म में, नॉलेज फॉर्म में हो सकती है चैरिटी। तो मैनी फॉर्म्स में हो सकती है चैरिटी। करने वाला भी कोई हो सकता है चैरिटी। अब अपन को इस्टेब्लिश करना है कि जेंडर जस्टिस केस में, जेंडर जस्टिस वाली बात कर रहे थे हमने बताया कि जेंडर जस्टिस की हालत क्या है इंडिया में। अब बताना है हमको कि हालत खराब है, इस्टेब्लिश कर दी। अब बताएंगे कि चैरिटी भारत में महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा है, जरूरत है या है। देखो, अब आपको गवर्नमेंट स्कीम बताएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में जो भी वुमेन ओरिएंटेशन है, जहां जहां महिलाओं को फ्री में, चाहे दिल्ली सरकार की फ्री मेट्रो यात्रा हो, फ्री बस यात्रा हो, या मोदी गवर्नमेंट की फ्री सिलेंडर हो, फ्री अकाउंट हो, ये क्या है, सब चैरिटी है। किस पर? वुमेन पर। क्यों? क्योंकि हम पहले ही स्टेब्लिश कर चुके हैं कि वुमेन के खिलाफ इनजस्टिस बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा इनजस्टिस, उतनी तरह की यहां चैरिटी, गवर्नमेंट लेवल पर, एनजीओ लेवल पर 10, 20, 50 आपके पास जितने नाम है उसमें से 4-5 नाम चूज करके लिखना है कि ये एनजीओ, ये एनजीओ, ये एनजीओ, ये एनजीओ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए फ्री में काम करता है। अगर कोई काम फ्री में किया जा रहा है वही तो चैरिटी है। तो महिलाओं की भलाई के लिए, महिलाओं के वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए जितने भी एनजीओ या सिविल सोसाइटी काम कर रही होती हैं, उनको आपका नाम लिखना है और उनका कंट्रीब्यूशन लिखना है टुवार्ड्स इंश्योरिंग द जस्टिस टुवार्ड वुमेन्स इन इंडिया। ठीक है, हो गया। अब इंडिविजुअल लेवल पर 2-4 महान लोगों के नाम बता देना कि उन्होंने वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए ये किया अपने लेवल पर। ये हो गया। अब आपने एक डोमेन में, एक सेक्शन में आपने बता दिया कि हाँ भाई, जस्टिस कम था उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, इसलिए उस सोसाइटी में पर्टिकुलर टाइप का चैरिटी का काम ज्यादा जरूरत पड़ी। ऐसे ही अब आप जितने चाहो उतने एक्सप्लोर कर सकते हो थीसिस में। दलित जस्टिस, दलित कम्युनिटी उठा लेना। फिर दलित कम्युनिटी जब उठाओगे तो यहां एस्टेब्लिश करोगे कि किस किस तरह के इनजस्टिस या जस्टिस कम क्यों है। 1, 2, 3, 4 अनटचेबिलिटी है, एट्रोसिटी है, पावर में नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, एजुकेशन कम है, हेल्थ स्टैंडर्ड खराब है। आप समझ में आ गई, इनजस्टिस हो रहा है इनके खिलाफ, है ना। लेबर बेस कम है, ये सब आपने स्टेब्लिश कर दिया कि दलित कम्युनिटी के खिलाफ जस्टिस ज्यादा है, मतलब जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस ज्यादा है। स्टेब्लिश हो गया। अब आपको बताना पड़ेगा कि इनके लिए फिर चैरिटी की जरूरत ज्यादा है। चैरिटी की जरूरत ज्यादा है तो कहां से?
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ चैरिटी ही तो है, दान ही तो है कि आप कम नंबर लाने पर भी पास हो जाओगे, या कम नंबर लाने पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, कम नंबर लाने पर भी आपको नौकरी मिल जाएगी। एक तरह की चैरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने थी। लॉ एक तरह की चैरिटी तो है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए सिविल लॉ बनाया गया है ना, SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट में आपके दलितों के खिलाफ अगर कोई एट्रोसिटी होती है, जैसे मान लो एक ही काम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, एक ही काम हो रहा है मर्डर। अब मर्डर एक दलित का हो रहा है और एक नॉन दलित का हो रहा है, और जो मर्डर करने वाला है वो नॉन दलित है, ठीक है। तो इस केस में, इस वाले केस में इसको ज्यादा सजा होगी और इस वाले केस में इसको कम सजा होगी। तो ये एक तरह की इस कम्युनिटी पर जस्ट चैरिटी ही तो है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स ले आना, तो SC/ST के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, चैरिटी की हो, चाहे छात्रों के लिए हो, घर के लिए हो, राशन के लिए हो, जो भी है, जो ध्यान रखना है SC/ST या जो भी दलित नाम लिया, केवल उसके लिए ओरिएंटेड होना चाहिए जो स्कीम है। तो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर NGO जितने काम कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है, फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है, तो आप बताना पड़ेगा कि ये चैरिटी की जरूरत पड़ रही है, यहाँ इस तरह से चैरिटी हो रही है। फिर आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ इनजस्टिस ज्यादा था, इसलिए चैरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ी, यानी जस्टिस कम था इसलिए चैरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ गई। ऐसे ही फिर आप ले लोगे कोई और कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम्स ले लिया आपने इंडिया में, यहां सच्चर कमेटी लेके आप जो भी रिपोर्ट्स, डाटा, NCRB, एम्प्लॉयमेंट डाटा, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन, सब जगह इस्टेब्लिश कर दोगे कि इनके खिलाफ जस्टिस जो है वो कम है। अब जस्टिस अगर कम है तो फिर अब आपको क्या चाहिए होगा? चैरिटी। फिर आप एस्टेब्लिश करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे इनके लिए क्या सिस्टम है, लीगल लेवल पे क्या सिस्टम है, स्कीम लेवल पे क्या सिस्टम है, NGO लेवल पे क्या सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या सिस्टम, चैरिटी के लिए क्या व्यवस्था, ये सारी बातें आप फिर कर दोगे। ऐसे ही आपको कम्युनिटी वाइज चल के चाइल्ड, ओल्ड एज, ओल्ड एल्डर्स हो गए, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, और कोई और कम्युनिटी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, ST ले सकते हैं, ट्राइब्स। तो सबका आपको पहले क्या करना है? जस्टिस कम स्टेब्लिश करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? चैरिटी के वेरियस फॉर्म्स में चैरिटी की अधिकता दिखानी है कि वेरियस फॉर्म्स में चैरिटी सोसाइटी के लिए जरूरी है। ये अपन स्टेब्लिश कर दिया। अब चलते हैं अगले पोर्शन पर। थीसिस का ही पार्ट है कि जहां जस्टिस कम होता है वहां चैरिटी की जरूरत क्यों बढ़ जाती है। अब सवाल है हमारा, क्यों बढ़ जाती है? तो बताएंगे इसलिए बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है। सोसाइटी में ऑर्डर लेके आना है। जस्टिस तो आप ले नहीं पाए, ऑर्डर चाहिए। जस्टिस हो ना हो, लेकिन सोसाइटी को चलना तो पड़ेगा ना, चलाना तो पड़ेगा। आपने जस्टिस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी चलाना नहीं चाहते। जस्टिस हो या इनजस्टिस हो, सोसाइटी तो चलनी है। वो कहां से आएगी? ऑर्डर से। ऑर्डर का सही रास्ता तो ये होना चाहिए था कि जस्टिस होता सबके साथ, लेकिन वो तो नहीं है। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या आएगा? चैरिटी, है कि नहीं? ऑर्डर के बाद फिर चाहिए आपको पार्टिसिपेशन करना है। मान लो सोसाइटी में पार्टिसिपेशन चाहिए आपको, तो या तो पार्टिसिपेशन जस्टिस से ले आओ। जस्टिस से कैसे लाओगे? कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल रिसोर्सेज दो। एक दलित बच्चे को भी DPS में पढ़ने का मौका मिले और एक अपर कास्ट के आदि को भी DPS में पढ़ने का मौका मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, इक्वल रिसोर्सेज थे। अब तो हम कह सकते हैं कि भाई पार्टिसिपेशन है,
जस्टिस के थ्रू। लेकिन दलित को प्राइमरी स्कूल में, सरकारी में, जिसमें 500 लोगों पे, 300 लोगों पे, 200 लोगों पे, 100 बच्चों पे एक टीचर है, और एक डीपीएस है जिसमें 20 लोगों पे, 25 लोगों पे, 30 लोगों पे एक टीचर है। वहां प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर आर्ट्स भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है। डीपीएस में जाओगे, आर्ट्स के 4 टीचर अलग होंगे, मैथमेटिक्स के 4 टीचर अलग होंगे, साइंस के 5 टीचर अलग होंगे, इंग्लिश के 2 टीचर अलग होंगे। तो जब अपने जस्टिस नहीं दी तभी तो आपको चैरिटी की जरूरत पड़ी। तो पार्टिसिपेशन अगर सोसाइटी में बढ़ाना है तो आपको जस्टिस अगर आप नहीं दे रहे हो तो चैरिटी की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात? ऑर्डर के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस करनी है सोसाइटी को, तो प्रोग्रेस कहां से आती है? कंट्रीब्यूशन से। और कंट्रीब्यूट आदमी कैसे करेगा? जब वो एम्पावर्ड होगा। और एम्पावरमेंट कहां से आएगा? या तो जस्टिस से ले आओ, अगर नहीं है तो चैरिटी से ले आओ। भाई जस्टिस से तभी आएगा ना, स्किल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी वुमेन पे ही उतनी हो, दलित के लिए भी उतनी हो जितनी अपर कास्ट के मैन को है, अब तो वो जस्टिस है। लेकिन ऐसा तो तुमने किया नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चैरिटी करनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में दलितों को छूट देनी पड़ेगी, कम फीस देनी पड़ेगी। बताएंगे भाई दलितों के लिए आइए आपको फ्री में स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अरे भाई क्या क्यों कर रहे हो, ये जरूरत ही क्यों पड़ी तुम्हें? क्योंकि तुमने जस्टिस नहीं किया। जो अपर कास्ट के मैन को अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, अगर वो दलित के बच्चे को होते तो तुम्हें स्किल डेवलपमेंट की फ्री स्कीम लाने की जरूरत ही नहीं होती। समझ रहे हो? तो एम्पावरमेंट कहां से आएगा? या तो आप जस्टिस से ले आओ, वरना आपको चैरिटी की जरूरत पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट की फ्री एजुकेशन लेके आनी पड़ेगी प्रोग्रेस करने के लिए, पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस। अब ये चाहिए तो सही, ये चाहिए तो सही, लेकिन आ क्यों नहीं पाती? वाई नॉट? जस्टिस जो है होनी चाहिए, हमने बोल सिद्ध किया कि जस्टिस होनी चाहिए, पर ये आती नहीं है। तो हम बताएंगे क्यों नहीं आती है, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि आती क्यों नहीं है, मतलब हर्डल्स क्या हैं, जस्टिस को लाने में क्या क्या हर्डल्स हैं। तो अब आप बताएंगे सोशियो पॉलिटिको रिलीजियस और इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, ये रीजन बताएंगे अपन कि जस्टिस लाने में ये रीजन्स हैं। कुछ सोशल रीजन्स हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजन्स हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजन्स हैं, कुछ साइंटिफिक रीजन्स हैं, कुछ रिलीजियस रीजन्स हैं। इस वजह से नहीं आ पाती। भाई रिलीजियस रीजन से ही तो दलित और वुमेन दलित वुमेन बने। कोई दलित और कोई वुमेन क्यों बना? किसने बनाया? इस रिलीजन ने बनाया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के चक्कर में हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बन गए? हिंदुस्तान पाकिस्तान इसीलिए तो बने थे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिलीजियस बेसिस पे या खराब पॉलिटिकल बेसिस पे दो देश बन गए। फिर पाकिस्तान का फर्दर डिवीजन क्यों हुआ? पॉलिटिक्स की वजह से। पाकिस्तान में आज मामला सारा गड़बड़ाया हुआ क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से। ऐसे ही सोशल रीजन में स्ट्रक्चरिंग, आपने जब पढ़ा होगा स्ट्रेटा, एक वर्ड आता है स्ट्रेटा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशियोलॉजी में बोलते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कौन करता है? सोसाइटी इटसेल्फ। और सोसाइटी इटसेल्फ ने क्या किया? भारत में 4 वर्ण बना दिए, और ये 4 वर्ण 4000 से ज्यादा जातियों में बट गए। और इनमें कुछ जातियां इस बॉटम पे लाइन करती हैं, उनके खिलाफ सब तरह का इनजस्टिस होता है, हर तरह का। ना उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी, ना उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, ना उन्हें कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या हो गए? इनजस्टिस के शिकार हो गए। अब उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या चाहिए होगा? चैरिटी चाहिए होगी। तो स्ट्रेटा सोशल मामला है, सोसाइटी ने किया, रिलीजन ने नहीं किया, स्ट्रेटा सोसाइटी ने किया। ऐसे ही साइंटिफिक रीजन, मतलब साइंस से रिलेटेड रीजन क्या होते हैं इनजस्टिस के। तो इस तक एक्सेस कितनों की है? गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, 48, 47, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है इलाहाबाद जैसे शहरों में। जब इलाहाबाद जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में 50 हो जा रहा है, तो एसी तक पहुंच कितनों की है? साइंस है ना एसी, तो
साइंटिफिक डिस्कवरी है। तो एसी तक पहुंच कितनों की है? 1% लोगों की भी नहीं है। तो इक्वल एक्सेस नहीं है कि नहीं है? नॉलेज तक और साइंस तक इक्वल एक्सेस नहीं है, इसलिए भी इनजस्टिस होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आप बात कर सकते हो, वुमेन को रिसोर्स इकोनॉमिक ओनरशिप दी ही नहीं गई, न घर में, न खेत में, न फैक्ट्री में, न मीडिया में, न पार्टी में, कहीं इकोनॉमिक रिसोर्स जहां हो सकता है उसको पावर नहीं दी गई, या पावर नहीं दी गई इकोनॉमिक पावर। तो वुमेन इनजस्टिस का शिकार हुई, और वुमेन का एम्पावरमेंट करना तो क्या करना पड़ेगा? आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। समझ में आया? हर्डल्स ये हैं। अब अगर ये हर्डल्स हैं, हर्डल्स हो गई, अब चलते हैं सॉल्यूशन। यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमको क्या लिखना है? एंटीथीसिस। सॉल्यूशन को कंक्लूजन बनाएंगे। यहां सजेस्टिव कंक्लूजन दूंगा मैं, देखना थीसिस के बेस पर डिसाइड होता है कि किस तरह का। अब आता है अपनी एंटीथीसिस। थीसिस क्या थी? कि जहां जस्टिस कम होगा वहां चैरिटी की नीड ज्यादा होगी, और जहां जस्टिस कम होगा वहां चैरिटी की नीड ज्यादा होगी, जहां जस्टिस ज्यादा होगा वहां चैरिटी की नीड कम होगी। ये बात एस्टेब्लिश कर दी हमने पहले ही। अगर ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं तो अब इसको काउंटर करना होगा हम। जस्टिस कम है लेकिन फिर भी चैरिटी की नीड कम नहीं है, चैरिटी की नीड कम नहीं है। तो मान लो जस्टिस तो कम है लेकिन फिर भी चैरिटी की नीड भी कम ही है। ऐसा कहां हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों और कहां? अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट पढ़ो। अथॉरिटेटिव शासन जितने भी होते हैं वहां जस्टिस क्या होता है? बहुत कम। लेकिन फिर भी क्या वहां कोई चैरिटी के काम होते हैं? क्या जरूरत महसूस होती है शासक को या सोसाइटी को? नहीं। चैरिटी वहां कंट्रोल होती है स्टेट के द्वारा। कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा स्टेट डिसाइड करती है। तो अथॉरिटेटिव स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहां जस्टिस भी कम है और चैरिटी भी कम है, क्योंकि कंट्रोल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में है जो अथॉरिटेटिव है। ठीक है? ये जो जस्टिस और चैरिटी की बात है ये केवल कहां लागू है? ह्यूमन सोसाइटी पे, ह्यूमन सोसाइटी के इतर नेचर पे। नेचर के खिलाफ जस्टिस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचर के खिलाफ जस्टिस अगर होता तो अगर नेचर के खिलाफ जस्टिस होता तो चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां जस्टिस तो कम है ही नेचर के खिलाफ। कोई मुर्गे को काट के खा जा रहा है, कोई बकरे को काट के खा जा रहा है। क्या हो रहा है? स्पीसीज लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो नेचर के खिलाफ इनजस्टिस तो हो रहा है, लेकिन चैरिटी की जरूरत कहां पड़ रही है? कोई चैरिटी कर रहा है? नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहे हैं, या नामात्र के लिए कर रहे हैं। यूएनएफसीसी कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएनएफसीसी क्या कर पाया? टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, आइसबर्ग पिघल ही रहे हैं। तो नेचर के खिलाफ इनजस्टिस है, लेकिन चैरिटी की नीड एक्सप्रेस करी जा रही है, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। इस तरह की बातों से आप इसका एंटीथेसिस लिखेंगे। ठीक है? ये भी बताएंगे साथ में कि जस्टिस जो कंसेप्ट है ना, ये अपने आप में सब्जेक्टिव, कोई इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है जस्टिस की। सोसाइटी का माइंडसेट जैसा होगा वहां उस तरह का जस्टिस मान लिया जाएगा। यानी इसीलिए तो देखते हो आप कि बहुत से देशों में कैपिटल पनिशमेंट खत्म किया जा चुका है, लेकिन अगर इंडिया जैसे
सिटीज इंडिया जैसे कंट्रीज में देखा जाए तो कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा अभी भी होती है। तो अभी भी हमारी सोसाइटी के माइंड में ये भरा हुआ है कि जब तक हत्यारे को मौत की सजा न दी जाए विक्टिम को न्याय नहीं मिला। जैसे निर्भया कांड में सोसाइटी ने डिमांड करी थी कि इसके आरोपी को, एक्यूज्ड को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अब यहां फांसी की सजा जस्टिस के रूप में देखी जा रही है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहां फांसी को अब जस्टिस के रूप में नहीं देखा जाता है और फॉर्म हो गए। तो जस्टिस अपने आप में एक सब्जेक्टिव है। ऐसे ही चैरिटी कब चैरिटी है और कब राइट, ये डिफरेंट करना बहुत मुश्किल है। डिफरेंस का मतलब आपने कुछ दिया तो वो आपने चैरिटी की या उसके अधिकार की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चैरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चैरिटी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशन देखो। आप गवर्नमेंट हो, हमने डिसाइड किया था थोड़ी देर पहले, हमने ये डिक्लेयर किया था कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आती है वो चैरिटी है। तो क्या ये इसे चैरिटी कहना या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना क्या ज्यादा बेहतर है? ये दोनों ही बातें आपस में लागू होती है एक दूसरे से। कहने वाला उसे चैरिटी कह सकता है और कहने वाला उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट कह सकता है। जो प्राप्त हुआ उसे दान के रूप में प्राप्त हुआ या अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। एक इंडिविजुअल ए है, इसे कोई चीज मिली कहीं से या कोई सर्विस मिली, तो ये चीज या सर्विस इसे चैरिटी के रूप में मानी जाए या इसे राइट के रूप में माने, ये अपने आप में दिक्कत वाली बात है, मतलब कंफ्यूजिंग है, सब्जेक्टिव है। ऐसे ही देने वाला अगर इसे दे रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दे रहा है या चैरिटी के रूप में दे रहा है, ये अपने आप में सब्जेक्टिव है। कैसे डिसाइड करोगे? बच्चा ए बच्चा है, इसको लैपटॉप चाहिए, इसका फादर है। अब कब कौन मानेगा, कैसे मानेगा कि इसने इसको जब लैपटॉप दिया वो चैरिटी के रूप में दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दिया? और कौन डिसाइड करेगा कि इसे जो लैपटॉप मिला वो इसका राइट था या इसके लिए चैरिटी थी? समझ रहे हैं चारों कंसेप्ट, चारों बातों को? तो चारों बातों में लिंक बिठाना, यही आपको बताता है कि चैरिटी है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप एक थीसिस के खिलाफ जाके बता रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि भैया चैरिटी अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज है और जो हासिल हुआ वो से राइट के फॉर्म में हासिल होगा चैरिटी के रूप में। तो किसी ने जो चैरिटी करी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हो सकती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो चैरिटी नहीं मान सकते। जैसे मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टर ऑफ मासेस, ये डिक्लेयर हो गया। अगर ये डिक्लेयर हो गया और इसने इसकी रक्षा के लिए सेना नियुक्त कर दी, आर्मी नियुक्त कर दी, तो आर्मी की नियुक्ति बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मासेस क्या बोला जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसके लिए सरकार कुछ ले तो नहीं रही है, तो क्या माना जा सकता है? चैरिटी। समझ में आ रहा है? तो बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना कि कब कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आ रही है और कब कोई चीज चैरिटी के रूप में आ रही है, और जिसे हासिल हुई वो चीज उसे राइट के रूप में मिली या चैरिटी के रूप में। समझा पाया मैं अपनी बात? इस तरह आप इस थीसिस का आप लिख देंगे, क्या कर देंगे? काउंटर आर्गुमेंट हो जाएगा पूरा। अब कंक्लूजन लिखना है इस ऐसे का, तो ये कंक्लूजन होगा सजेस्टिव। डायरेक्ट सजेशन शुरू नहीं कर देंगे, बताएंगे कि जस्टिस से हमने ये समझा था, चैरिटी से हमने ये सोचा था, रिलेशन इसका चैरिटी से था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से था, राइट से था। ये सारी बातें बताते हुए, एस्टेब्लिश करते हुए हम बताएंगे कि जहां जस्टिस ज्यादा होता है वहां चैरिटी की जरूरत कम पड़ती है, जहां जस्टिस कम होता है वहां चैरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, चैरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ती है।
इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये किया जाना चाहिए ताकि जस्टिस ज्यादा हो और चैरिटी की जरूरत कम हो। ये हो गया कंक्लूजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।